आइए। बैठिए। अपना परिचय दीजिए बिना नाम बताए। सर मैंने 10वीं कक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरी सिंहपुर से उत्तीर्ण की है। इसके पश्चात मैंने 12वीं कक्षा सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री गंगानगर से उत्तीर्ण की है। इसके बाद मैंने बीएससी मेडिकल साइंस में की, जो कि मैंने श्री गुरु नानक खालसा पीजी कॉलेज श्री गंगानगर से की। और इसके बाद मैंने एमए की, जो कि हिस्ट्री विषय से सूरतगढ़ पीजी कॉलेज सूरतगढ़ से की। और वर्तमान में मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर सहकारिता विभाग में कार्यरत हूँ। कहाँ कार्यरत हैं आप अभी? श्री गंगानगर में। गंगानगर में ही। गंगानगर की आगे श्री क्यों लगाते हैं? सर इसके पीछे हिस्टोरिकल रीज़न ये है कि जो बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का संस्थापन किया था। उनके सम्मान में श्री लगाया जाता है। और एक गंगानगर वो गेहूं का कटोरा कहा जाता है। गेहूं और श्री लक्ष्मी का पर्याय है और उससे आय का अर्जन होता है, इसलिए इसके जयपुर जय सिंह ने बसाया था, हाँ जी। तो उसके आगे जय मतलब श्री जयपुर भी हो सकता था ये। सर वो जैसे अन्न का कटोरा उसको कहा जाता है गंगानगर को, क्योंकि गेहूं का काफ़ी परसेंटेज वहाँ पे होता है, इस वजह से श्री लगाया जाता है क्योंकि कृषि प्रधान। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, ये क्या है? आप सहकारिता विभाग में कार्यरत है? जी सर। सर ये मोटो है सब एक के लिए सहकारिता विभाग का। सब एक के लिए, एक सबके लिए। ये कैसा कंसेप्ट है? सर सहकारिता का मतलब है कि सह प्लस कार, मतलब सब मिलके काम करेंगे और परस्पर आर्थिक हितों के आधार पर बने ऐसे ग्रुप्स जिसमें छोटी छोटी बचतों को या छोटे छोटे जो आपके एसेट्स हैं उसको मिला के एक बड़ी संपत्ति या फिर एक बड़े कोष का निर्माण किया जाता है। इससे लोगों की हेल्प की जाती है, वितरण भी किया जाता है और उससे जो आपका मतलब जो भी मार्जिन होता है उसके आधार पे ये कार्य करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जी सर। क्या है ये? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी सहकारिता की तर्ज पे बनते हैं, जिसमें कि स्व सहायता ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि सेम उद्देश्य के छोटे छोटे ग्रुप 10 से 12 लोग एकत्रित होते हैं और उनको उनका रजिस्ट्रेशन भी होता है एज ए एनजीओ, एज ए एक एंटिटी के रूप में, और उसमें सरकार हेल्प करती है और ये पर्टिकुलर एक कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि सर हम बोल सकते हैं कि बिंदेश्वर पाठक ने जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट करा था टॉयलेट के लिए, और ऐसे ऐसे सुलभ शौचालय के लिए। ऐसी कोई महिला जो इंडिया में, राजस्थान में फेमस हो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक चला रही हो? सर रुमा देवी का नाम सुना? बाड़मेर में थी, जिन्होंने वो हैंडीक्राफ्ट और आर्किटेक्चर में काफ़ी काम किया। अच्छा। और टीचिंग लाइन में भी की। मान लीजिए आपको किसी क्षेत्र में एसडीएम बना दिया जाता है, तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो महिला हैं या वहाँ के लोग हैं उनको कैसे मदद करोगे आप? सर कैसे मोटिवेट करोगे? सर सबसे पहले तो महिलाओं का, क्योंकि हमारे पास लगभग 48 से 50% जनसंख्या का बल महिलाओं का होता है, तो हमें उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। क्योंकि वर्क प्लेस पे उनकी भूमिका, जैसे कि हम देखते आए हैं कि लगभग 20% ही अभी तक है। तो सबसे पहले तो उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि अगर एक विमेन है आईएएस की भूमिका निभा सकते हैं, तो एक आप छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। जागरूक करने के पश्चात सर उनको इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। और एक सर महिलाओं की समस्या रहती है कि जैसे कि बच्चों का साथ में उनके साइड बाय साइड एक जिम्मेवारी आती है, तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे उनको क्रैच की सुविधा, जैसे कि गवर्नमेंट है, टॉयलेट्स की सुविधा, स्वच्छ वातावरण और सैनिटाइजेशन, ऐसे मतलब हेल्प किए जा सकते हैं। और एक सर पुरुषों को भी कॉन्फिडेंस में लेना, ताकि वो महिलाओं को बाहर भेजें। एटॉमिक हैबिट क्या है? एटॉमिक हैबिट, सॉरी सर। एटॉमिक का मतलब क्या होता है? सर एटम में एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि मतलब केमिकल रिएक्शन करती है। एटॉमिक हैबिट मतलब सबसे आपकी जो छोटी छोटी आदतें होती है उनसे जीवन कैसे सुधर सकता है? सर मुझको ऐसा लगता है कि जैसे एक सेल है, उससे हम बने, वैसे छोटी छोटी आदतें ही एक मनुष्य का निर्माण करती है। तो आपकी जो छोटी छोटी आदतें हैं उसकी वजह से आपकी जो व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जैसे मेरे उठने का क्या स्टाइल है, मेरे खाने का क्या स्टाइल है, मेरा वर्क प्लेस पे जाने का क्या स्टाइल है,
तो ये छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स ठीक। थैंक यू मैम। आपका जो कॉलेज रहा क्या नाम है? सनातन धर्म कॉलेज। मैम स्कूल सनातन धर्म उच्च माध्यमिक अच्छा। विद्यालय और कॉलेज रहा श्री गुरु नानक खालसा पीजी कॉलेज श्रीगंगा। तो ऐसा क्यों सुनने को मिल रहा है कि दो धर्म आ गए हैं, श्री गुरु नानक आ गए हैं, सनातन धर्म आ गए हैं, तो मतलब आपका प्राइमरी जो स्कूल था वो कुछ क्रिश्चियन स्कूल होना चाहिए था? नहीं मैम, जो सनातन है वो तो जो भारतीय धर्म है उसका प्रतिनिधित्व करता है। मुझे लगता है कि अगर धर्म की बात करें तो सिर्फ सनातन ही धर्म है, बाकी सभी पंथ संप्रदाय या विचारधारा है। नहीं, स्कूल और कॉलेजेस के नाम ऐसे रखे जाने सही हैं? श्री गुरु नानक मेडिकल कॉलेज, सनातन धर्म, मुस्लिम प्राइमरी स्कूल, ऐसे नाम रखे जाने सही हैं क्या? मैम जैसे कि भारत विविधताओं में एकता का देश माना जाता है, तो हालांकि जो मुझको लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है तो इसको हम यूनिवर्सल बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, परंतु क्योंकि भारतीय संविधान की एक ऐसी प्रमुख विशेषता रही है कि इसने सभी धर्मों को समानता दी है और धार्मिक संप्रदायों को भी ये अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यूसीसी के बारे में क्या सोचती हैं आप? मैम यूनिवर्सल सिविल कोड जो अपना आर्टिकल नंबर 44 है, इसमें मूल नीति निर्देशक तत्वों का एक कारक है जो कि संविधान निर्माण के समय तो नहीं स्थापित हो चुका क्योंकि देश में ऐसे आर्थिक संसाधन नहीं थे, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक बड़ी डिबेट करके जिसमें सभी धर्मों का सामूहिक प्रतिनिधित्व हो तो इसको लागू किया जाना। तो श्री गंगानगर के स्कूल कॉलेज तो इसका विरोध करेंगे यूसीसी का। यूसीसी क्या कहता है? यूसीसी कहता है कि कोई भी विशेष धर्म संप्रदाय ऐसा कोई निजी कानून ना हो कि सब पे यूनिवर्सल कानून लागू हो। यूसीसी ये कहता है, परंतु मैम जैसे कि ये स्कूल्स हैं, मैंने इनमें शिक्षा प्राप्त करी तो मुझे ये नहीं लगा कि इसमें जैसे खालसा में एक सिखों को प्रायोरिटी दी जाती हो या सनातन धर्म में हिंदुओं को दी जाती हो। इसमें यूनिवर्सल मुस्लिम लोग भी थे और हम भी थे, कुछ एक दो जैन के भी मेरे फ्रेंड सर्कल में। यूसीसी लागू होने से महिलाओं की स्थिति पर कोई फर्क पड़ेगा? मैम क्योंकि यूसीसी में जैसे मुस्लिम समुदाय है, जैसे कि उसमें कई एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा है या फिर शरीयती कानून है, तो उसमें कई ऐसे जैसे हलाला है, तो उसमें महिलाओं को क्या किया जाता है कि दोयम दर्जे का रखा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ यूनिवर्सल लॉ जैसे कि सभी जैसे हमारे पास सिविल संहिताएं हैं तो यूनिवर्सल लॉ लागू होगा तो महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। अच्छा, जो सीमा हैदर का केस है आप उसको किस तरीके से एग्जाम्पल में सेट करना चाहेंगी? सॉरी मैम, लव एंड लॉज में आप उसको शामिल करेगी या इंटरनेशनल क्रिमिनल में आप उसको शामिल करेगी या इंडिया सिक्योरिटी के केस में आप उसको शामिल करेगी? मैम एक्चुअली में ये केस मैं याद नहीं कर पा रही। सीमा हैदर पबजी खेलते हुए अपने प्रेम के लिए पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गई। ठीक है, इस न्यूज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है? सॉरी मैम, मैंने पढ़ी थी तो स्किप कर रही हूँ। ओके। मणिपुर में अभी जो घटना हुई है महिलाओं के साथ, जी मैम। उस स्थिति को आप किस तरीके से देखती हैं? मैम ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी समाज में कि आप महिलाओं को मतलब उनकी जो आत्मसम्मान है उसको ही गिरा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में एक सभी को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी महिलाओं के साथ घटनाएं नहीं होनी चाहिए और उनको भी गरिमा में जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये जो मुद्दे चल रहे हैं जैसे कि आरक्षण का मुद्दा वहाँ पे काफ़ी दिनों से आग पकड़े हुए हैं, परंतु इन मुद्दों को महिलाओं को ट्रिगर नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी पोस्ट पे है जी और मेल कैंडिडेट है, जी वो एक अनपढ़ महिला से विवाह कर लेगा, जी लेकिन वही अगर फीमेल कैंडिडेट है वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है तो अपने वर के रूप में एक अनपढ़ पुरुष को कभी चैन नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? मैम ऐसा नहीं है, अगर आपका किसी के साथ अट्रैक्शन है तो मुझे लगता है कि आजकल महिलाएं भी अगर अट्रैक्शन है तो आप उसके साथ अगर जीवन बिताने में आप एसडीएम में आप किसी अनपढ़ से अट्रैक्ट हो जाएंगी? मैम अगर इन फ्यूचर अगर मेरे साथ ऐसी कंडीशन आती है कि मुझे ऐसा एक आदमी मिलता है जो कि मेरी सोच के साथ सामंजस्य रखता है और मुझको जो मेरी एज ए जॉब है वो करने देता है तो मैं बिल्कुल उसके साथ सोच का स्तर कब हम बराबर करते हैं? मैम सोच का स्तर जरूरी नहीं कि उसमें शिक्षा एक कारक हो सकता है, परंतु उसकी अपब्रिंगिंग भी ऐसे हो सकती है कि उसकी परिस्थितियाँ ऐसे हो सकता है कि वो उसका बिजनेस कुछ अच्छा हो
तो आप लाइफ को ऐसे मैनेज करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक, थैंक यू। सर तो प्रिया जी, आप बिलोंग करते हो श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर को हम कृषि की दृष्टि से देखते हैं, तो इसे अन्न का भंडार या अन्न का आगार का जिला कहते हैं। जी सर। तो इसमें आप देखते हो कि वहाँ की सिंचाई का जो इरिगेशन सिस्टम है वो किस तरीके का है और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सर श्रीगंगानगर में नहर प्रणालियाँ ही मुख्य रूप से कार्यरत हैं, जैसे कि गंगा नहर, भाखड़ा नगर और IGNP की वितरिकाएँ यहाँ पे हैं और मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है। अन्य सोर्स बहुत माइन्यूट रूप से। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि जो सेम की समस्या नहरों के साथ उत्पन्न हो जाती है, तो इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और एक्स्ट्रा इरिगेशन जो गंगानगर की एक मुख्य समस्या रही है, उसकी जगह पे हमको जैसे स्प्रिंकलर है या ड्रिप इरिगेशन है, उसको लाना ये सेम समस्या जो है इसके निराकरण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई गई है, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। सर इसके लिए एक तो इंडो डच प्रणाली के आधार पे हम नाले लेके आए, जिसमें कि स्प्रिंकलर और इन सबको अपनाया हमने। सेम नाला की स्थापना कई जगह पे की गई है। सर कई जगह पे गवर्नमेंट ने, जैसे कि क्योंकि लाइनिंग बहुत पुरानी है नहर की, तो नई लाइनिंग भी बनाई गई है, रिपेयर भी टाइम टू टाइम होता रहता है। एक सर अब जो नहर बन रही है तो उनमें पॉलीथीन की शीट लगाई जा रही है, ताकि जो उसका रिसाव है ना भूमि तक ना हो। अच्छा। और जल भराव भूमि में भी किया जा सके। और जो सर ऐसे एरिया बन ही चुके हैं जो सेम से ग्रस्त ही है, जैसे कि बड़ौपल वाला एरिया है, तो उसको एज ए सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि कि वो चलो इकोनॉमिकली। जैसे इको डच योजना जो चालू की गई थी, ये कितनी कारगर रही है उसके लिए, सेम समस्या के निराकरण के लिए। सर ये इतनी तो कारगर नहीं रही है, क्योंकि इंडो डच प्रणाली के तहत एक सर सफेदे के वृक्ष भी लगाए गए थे, तो उसके तहत सर वो प्राकृतिक विष का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उससे भूमि की जो उर्वरा क्षमता है, वो आसपास की भूमि की उर्वरा क्षमता कम होती है। उससे वो नेगेटिव रेस्पॉन्स आया। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे बॉर्डर पर आता है, जी सर। तो सिक्योरिटी की दृष्टि से आप देखते हो कि पाकिस्तान के साथ तो जो हमारी सीमा लगती है, जी सर। उसमें यहाँ पर सिक्योरिटीज़ की क्या फीचर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल में जो हमारे जो अटैक्स होते हैं उनको रोकने के लिए कारगर कब साबित हो सकते हैं। सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई। जैसे आपके यहाँ सिक्योरिटीज़ के हिसाब से हमारी फोर्सेज है, जी सर। उसमें क्या लोकेलिटी का भी इतना सपोर्ट है उनको, जिससे कि हम वहाँ से आने वाले आतंकवादियों को रोक सकते हैं। सर जैसे BSF है बॉर्डर एरिया पे, कुछ लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि देश प्रेम हर नागरिक के तह में, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर होता जरूर है। तो सर जैसे कि नग्गी गांव में हुआ था एक इंसिडेंट है, जहाँ पे जनता ने वो भूमिका निभाई थी कि जब तक हमारे पास वो ऑपरेटर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो ट्रैक्टर के वो साइलेंसर निकाल के और इन्होंने आवाज़ें क्रिएट करी थी, और दुश्मन 1971 की लड़ाई के बाहर भाग गए थे। तो कई बार तो सर इसमें शरीक भी जनता नजर आई है, और समय समय पर देशभक्ति का परिचय भी दिया है, परंतु अभी भी उनमें ऐसी भावनाएं और जागृत करनी चाहिए, जिससे कि वो बॉर्डर की सिक्योरिटी को खुद का भी एक अहम हिस्सा माने। आपकी जो ये रेड क्लिफ रेखा रखती है, ये अपने गंगानगर में कहाँ से प्रारंभ होती है और कितने किलोमीटर लगभग इसमें लगती है। 10 किलोमीटर की है इसमें, हिंदूमल फोर्ट से लेके कहाँ तक है। सॉरी सर। साहेगढ़ बागासर बाड़मेर में एक स्थान है। जी सर। साहेगढ़ बागासर बाड़मेर सर मैं अंतिम हाँ, छोर इसका थोड़ा- 1070 है। जी सर। तो आपने यह गंगानगर में पर्यटन की दृष्टि से यदि अपन देखते हैं जी तो कौन कौन से प्रमुख स्थल है जिसकी वजह से बाहर का आकर्षण बढ़ा सकते हैं। सर गंगानगर मुख्य रूप से अपने कृषि प्रधान जिला होने के कारण गुरुद्वारा श्री बुड्ढा जोहर, डाडा पंपाराम का मेला, लैला मजनू के मजार, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, और सामरिक रूप से जैसे कि इंडो पाक बॉर्डर, जैसे जिसको हिंदूमल बॉर्डर को वाघा बॉर्डर के तर्ज पे विकसित किया जा सकता है, आदि क्षेत्रों के रूप में पर्यटन के रूप में विकसित है। आपके वहाँ एक आश्रम है जहाँ पर इंस्टीट्यूट चलती है। जी सर। आपके सूरतगढ़ में एक आश्रम है, जी सर। जी सर। वहाँ से काफ़ी RS भी निकलते हैं, जी सर। तो उसका कम फीस में एक अच्छी व्यवस्था देना ये कैसे संभव हो रहा होगा। आपने कभी विजिट किया वहाँ। सर मैं उसमें एक एज ए स्टूडेंट कुछ टाइम गई थी। सर उसमें क्या है कि जो उसका
ओनर हैं उस इंस्टीट्यूट का, वो एक गवर्नमेंट टीचर है। तो उनकी जो गवर्नमेंट टीचर और उनके साथ के जो स्टाफ हैं, स्कूल के जो स्टाफ हैं, उनकी वो हेल्प लेते हैं एज ए सेवा के रूप में, क्योंकि उनकी फ़ीस मात्र 250 रुपये है। तो सर सेवाओं के रूप में जो टीचिंग की फ़ीस है उनकी इतनी उनको इनकोस्ट नहीं पड़ती, क्योंकि वो सेवा के पर्पज़ से वो स्टाफ की मदद ले लेते हैं। फिर इसके बाद सर उन्होंने जो 250 रुपये कॉस्ट रखी हुई है, वो उनके जो जो पेपर वर्क है उसका उन्होंने एक बच्चे से फीस लेते हैं। और उन्हीं बच्चों में से जब वो बच्चे कुछ निकल के आगे विकसित होते हैं तो फिर वो वापस लौटते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। कुछ ऑनलाइन भी देते हैं, कुछ ऑफलाइन भी मैं देते यही जानकारी चाह रहा हूँ, जैसे आप एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट पे पहुंचे जी, हैं, आप जी। वहाँ के एज स्टूडेंट्स रहे हैं, जी सर। तो आपने उसको बढ़ाने के लिए क्या योगदान दिया? जी सर, सबसे पहले तो सर मैंने मेरी प्रथम सैलरी उनको दी थी, मेरे सर को अर्पित की थी। और उसके बाद सर क्योंकि अभी हम प्रोबेशन में हैं तो इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती उनको, तो जब भी उनका कॉल आता है तो हम पेपर्स बनाने में उनकी भूमिका अपनी आज भी आप जुड़े हुए हो जी, जी उनसे? सर। अच्छा, थैंक यू। आपने हिस्ट्री से पीजी करा है। जी वसुदेव कट्टुमकम, ये किसी उपनिषद में मेंशन्ड है? सॉरी सर, मैं इसका नाम तो रिकॉल नहीं कर पा रही। एक कंसेप्ट दिया है अहिंसा, गांधी जी का भी है और अशोक का भी है। इन दोनों की अहिंसा में क्या डिफरेंस है? मैम अशोक है जो अपने महान सम्राट अशोक है, वो कलिंग के युद्ध में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे नरसंहार को देखा था और लाखों लोगों की जानें गई थी। वहाँ से वो अहिंसा का लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल युद्ध बंद कर दिए और उन्होंने कहा था कि साम्राज्य के विस्तार के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध न करने से बचना चाहिए, मतलब युद्ध करने से बचना चाहिए। और गांधी जी की अहिंसा थोड़ी विस्तृत मानी जाती है। उन्होंने ये बात कही कि जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको अहिंसा का एक मुख्य कारक अपनाना चाहिए, परंतु अगर ज़रूरत पड़े कि अगर आपके अधिकारों का ही हनन होने लग जाए तो अहिंसा से हिंसा अच्छी है। ठीक है। जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो राजस्थान की ज्योग्राफी से कैसे अफेक्टेड है? मैम स्थान विशेष की ज्योग्राफिकल विशेषताएं, जैसे कि हम हड़ौती की बोलें, पश्चिमी राजस्थान की बोलें, जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उससे जो अफेक्टेड होती हैं। हम ऐसे सर्वे में पढ़ते हैं कि जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं तो उनकी कार्यशैली गर्म प्रदेशों से अलग मानी जाती है। और जैसे कि भौगोलिक हड़ौती में अलग प्रकार के युद्ध हुए, क्योंकि स्थान विशेष, जैसे कि अब मान लो चंबल में है बीहड़ प्रकार की जैसे संरचना ठीक है। अगर मुगल्स या दिल्ली सल्तनत, जो अरबों का आक्रमण हुआ तुर्कों का, ये नहीं होता तो भारत आज किस स्थिति में होता आपके अनुमान के हिसाब से? मैम जैसे कि जो वेस्टर्न वो आए आक्रमण, ब्रिटिशर्स आए या फिर तुर्क आए, तो एक तो जो पर्दा प्रथा है उनकी मुख्य देन मानी जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हम जब अपनी वैदिक और उत्तर वैदिक काल को देखते हैं तो ऐसे प्रमाण नहीं मिलते कि यहाँ पे पर्दा प्रथा थी। उल्टा स्त्री को पुरुष के बराबर ही दर्जा दिया जाता है, तो मातृसत्तात्मक समाज के चिन्ह भी मिलते हैं। एक तो मैम ये नहीं होता, कई कुरीतियाँ ऐसी हैं जो हिंदू मुस्लिम के जैसे हम भेद देखते हैं, तो ऐसी संस्कृति हमारी थी, हमारी तो सनातनी संस्कृति थी। तो शायद ये हम जो आज सेंसिटिव मुद्दे जिसको भारत के कहे जा सकते हैं, इनमें शायद हम सबको बराबर ही समझते और होते हैं। एक ब्रिटिशर्स के मैम आने से विकास तो हुआ, परंतु विकास भी क्षेत्रवाद के तौर पे हुआ। कुछ क्षेत्रों का तो ज़्यादा विकास हुआ, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे और जो अपने मद्रास है। बाकी क्षेत्रों का नहीं हुआ। उन्होंने दोहन किया या फिर धन निष्कासन के सिद्धांत के रूप में उन्होंने यहाँ की संपत्तियों का बहिर्गमन किया। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का कहाँ उल्लेख मिलता है? शायद मैम उत्तर वैदिक काल, परंतु मैं श्योर नहीं। कोई बात नहीं। आपकी हॉबी है योगा। अगर आप एसडीएम बन जाती है तो आप योगा के लिए जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत रहती है क्या कार्य करेंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि अपन सेलिब्रेट तो करते हैं बट उसको जो अपनी रोज़ की प्रक्रिया है उसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। मैम योगा को बहुत वाइड स्तर में बहुत अलग अलग रूप में आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। मेडिटेशन के रूप में उतार सकते हैं, आसन के रूप में उतार सकते हैं, जिम की क्रियाओं के रूप में आप योगा को अपना सकते हैं, ध्यान के रूप में अपना सकते हैं।
सबसे पहले तो मुझको ऐसा लगता है कि आदमी को खुद से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर योगा करती हूँ तो मुझे वास्तव में योगा ऑन द ग्राउंड लेवल करना भी चाहिए, कि ऐसे नहीं कि मुझे ऐसे हॉबीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसके साथ साथ मैम जो मेरे कलीग्स जुड़ेंगे या फिर जो वर्क प्लेस पे उच्चस्थ या निम्नस्थ है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि एक एसडीएम की कार्यशैली बहुत मल्टीपल और डाइवर्स कार्यशैली है। तो उसमें दिन प्रतिदिन के तनाव हैं जो उसको साइडलाइन करने के लिए या बैलेंस करने के लिए आपको एक ऐसी दिनचर्या जरूर अपनानी चाहिए जिससे कि आप हल्का महसूस कर सके, और योगा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योगा के जनक किसे कहते हैं? मैम आदि गुरु शिव इसके जनक माने जाते हैं। कालांतर में पतंजलि ने इसको काफी विस्तार दी। शीर्षासन और मलासन, इसमें क्या डिफरेंस है? मैम शीर्षासन तो जैसे सिर तो अपना ज़मीन पर होता है और हाथ भी, जो ये दोनों हाथ हैं ये ज़मीन को टच करते हैं और हमारी टांगें आसमान की तरफ होती हैं। और इसमें जो खून का रोटेशन है पैरों से सिर की ओर होने लग जाता है, और जो शरीर की मुख्य बीमारियां हैं उससे निजात मिलती है। मलासन मैम भूल गई। योगा के अंदर अपने शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा काम में आता है? एक तो मैम लंग्स, क्योंकि ब्रीदेबिलिटी आपको ऑल टाइम करनी पड़ती है, इनहेल एक्सहेल के रूप में। एक आपकी जो कमर की हड्डी है तो अपने वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है। अभी राजीव गांधी ओलंपिक्स चल रहा है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? मैंने ये अभी राजीव गांधी पहले ग्रामीण ओलंपिक्स हुए थे, अब शहरी ओलंपिक हो रहे हैं, जिसमें कि आपको स्कूल लेवल पे और शहर के लेवल पे आपको बच्चे तराशने हैं, और कलेक्टर महोदय इसमें टेंडर करेंगे, पुरस्कार का वितरण करेंगे, और ग्राम पंचायत इसकी नोडल है। ठीक है, थैंक यू सर। सिर्फ बच्चे शामिल होंगे इसमें या फिर सब लोग शामिल होंगे? सर एक्चुअल में मैंने इसका पूरा तो प्रोस्पेक्टस पढ़ा नहीं, और जब हमारी मीटिंग हो रही थी डीएलओ की तो उसमें बच्चों की बात हो रही थी। एक्चुअल में मैंने इसको पूरा पढ़ नहीं पाई। डीएलओ की मीटिंग में आप सीरियस नहीं हो? नहीं सर, उस दिन जब मैं, क्योंकि मीटिंग में ये निश्चित रूप से कहा गया हुआ कि ये बच्चों का है कि सबका है? नहीं सर, मीटिंग 15 से लेके 60 साल तक के सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं शायद इसमें। सॉरी सर, मैं उस दिन मेरी इलेक्शन में ड्यूटी थी और मैं कुछ टाइम लेट पहुंची थी मीटिंग में, क्योंकि वहाँ पर मेरे को इलेक्शन में सरकार के आदेश थे कि पहले आपको वहाँ पर नहीं करना। सरकार की आदेशों की पालना कर रहे थे आप ये बताएं कि राजस्थान की सरकार जी वेलफेयर के लिए क्या क्या कर रही है? सोशल वेलफेयर सब सारे सर, जैसे सोशल वेलफेयर की मैं बात करूँ तो पेंशन, जैसे कि दिव्यांग पेंशन दी जाती है, वृद्धजनों को पेंशन दी जाती है, दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है। महिलाओं के लिए सर बहुत सारी स्कीम चल रही है, राष्ट्रीय योजना चल रही है, जनश्री योजना चल रही है। न्यूनतम गारंटी योजना क्या है? ये न्यूनतम जो आय का स्रोत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने जो विधानसभा सत्र में इसकी घोषणा करी है कि असहाय मजदूर, जो असंगठित क्षेत्र के कई और अन्य मजदूर हैं, उनको एक मिनिमम आय के रूप में इतनी गारंटी देनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो अभी इसकी सर जो मॉडस ऑपरेंडी है वो अभी आ रही है। परिवार क्या होता है? परिवार सर सामाजिक ढांचे की एक सूक्ष्म इकाई परिवार को हिंदू समाज में माना गया है, जिसमें एक संयुक्त परिवार की परिकल्पना में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, माँ बेटा, मतलब ऐसी भूमिकाओं को। जाति सर ये भी एक सामाजिक टर्म कह सकते हैं, जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, वर्ण आश्रम और वर्ण आश्रम तो अलग बात है, जाति अलग बात है। इसमें सर रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप अपनी जाति से विवाह करेंगे, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी इंटरव्यू खत्म हो गया आपका, अभी बैठो, फीडबैक की बात कर लें अभी तुरंत ही। जी सर। ड्रेस सर वो एक्चुअल में गंगानगर से आई थी तो फिर ऑफिस का तो जल्दी में थी। ऑफिस या गंगानगर में आपका? नहीं सर, रायसेन में रुकी हुई हूँ। तो रायसेन में रुके हो? कुछ काम था। ओके, रायसेन से फिर चेंज करके आते आ रहा हूँ तसल्ली से। रायसेन तो बढ़िया, अच्छा। टाइम नहीं था सर, मीटिंग थी सर के साथ, क्योंकि कल जो ट्रेनिंग दी थी दिन की ना, तो ट्रेनिंग थोड़ा छोड़ो, तो इंटरव्यू आने वाला है। आप सर अभी थोड़ा सा छुट्टी नहीं मिल रही? छुट्टी अभी प्रोबेशन हुई सर, 15 CL में।
कॉन्फिडेंस आपका ठीक है, लेकिन आप बार बार आंख बंद कर रहे हो। ठीक सर। आंख जब भी आपको सोचते हो ना, उससे पहले आंख बंद करके फिर ऐसा ऐसा करते हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और प्रेजेंटेशन ठीक है, यूसीसी का आंसर आपने सही दिया था, काफ़ी आंसर सही भी थे। और ऑल फॉर वन फॉर ऑल जो स्टार्टिंग थी, आप उसको आप क्योंकि आपका है ये, आपका डिपार्टमेंट है, तो इसका अच्छा और अच्छा कर सकते थे। मुझको सर वो ऐसा लगा था कुछ करंट में चल रहा है, क्योंकि इतना अपडेट नहीं होता है कि करंट में, तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं वो तो नहीं होगा। हाँ। बाकी ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ठीक था। एक्चुअली जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो भी बहुत स्पष्ट है। बस थोड़ा सा एक ये है कि आप जो बोलते हो वो फैक्चुअल को देख पा रहे हो। जैसे मैडम ने पूछा था आपसे 1-2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू शहरी ओलंपिक से रिलेटेड पूछा। अब जनरली आपको पता है लेटेस्ट है ये, जी सर। अभी स्टार्ट ही हो रहे हैं, जी सर। और अपन को ये फैक्चुअल पोजीशन पता नहीं होना, नहीं और गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इस चीज़ में तो अभी लेटेस्ट योजना है, ये मस्ट है। इसको थोड़ा सा आप एक बार देखें। आपने देखा होगा कि बड़े बूढ़े सारे लोग खेल रहे थे ना, अभी उसके तो पहले भी वीडियोस तो वायरल जवाहर होते हैं। सारे बड़े बूढ़े लोग खेल रहे थे, वैसे ही जैसे अभी मैं इतना नहीं पढ़ पा रही थी। नहीं, पहले से भी जो पहले ग्रामीण हुए। ओलंपिक हुए हैं, उसमें आपने देखा सीएम को जो सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म, तो बेटर है आप हाँ, सरेंडर ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ऐसे कई सारे उसमें रेज फैक्टर्स का लाभ हुआ है। तो ये चीज़ें फैक्चुअल पे थोड़ा सा ध्यान रखें।